नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। आज 24 तारीख है और एक बार फिर पिछले 12 घंटों के सारे अपडेट्स लेके मैं आपके सामने एक बार फिर न्यूज रूम में मौजूद हूं। देखिए, बड़ी खबर आ रही है। देखिए, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हमले की कोशिश की गई है। व्हाइट हाउस के बाहर जबरदस्त गोलीबारी हुई। बताया जा रहा है कि 20 राउंड फायरिंग हुई और जब ये फायरिंग हुई उस दौरान डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में मौजूद थे। जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक 2 हमलावर थे, जिसमें एक का नाम नासिर बेस्ट बताया जा रहा है। 2 हमलावर व्हाइट हाउस के करीब पहुंचते हैं। पेंसिल्वेनिया एवेन्यू, जो कि व्हाइट हाउस से बिल्कुल लगा हुआ है, 17th स्ट्रीट, उसके पास पहुंचते हैं और अचानक चेक पॉइंट के पास आने के बाद गोलीबारी शुरू कर देते हैं और 20 राउंड फायरिंग की गई। और उसमें जो है उसके बाद जो वहां सुरक्षा कर्मी थे उन्होंने तुरंत रिस्पांस दिया और 2 हमलावरों में से एक हमलावर को मौके पर ढेर कर दिया गया, लेकिन दूसरा जो है वो घायल हो गया है और उसे अस्पताल ले जाया गया है। अब सवाल ये है कि ये दोनों लोग कौन थे और इन्होंने हमला क्यों किया, इसकी फिलहाल जांच जारी है। लेकिन बताया ये जा रहा है कि निशाने पर डोनाल्ड ट्रंप थे और ये दोनों हमलावर व्हाइट हाउस में अंदर घुसने की कोशिश में थे और वो डोनाल्ड ट्रंप पर हमला करना चाहते थे। इस तरह की खबरें निकलकर सामने आई हैं। अभी हाल ही में हमने देखा था कि करस्पॉन्ड डिनर में हिल्टन होटल में जिस तरह से फायरिंग हुई थी उसकी तस्वीरें सामने आई थी। चुनाव प्रचार के दौरान डोनाल्ड ट्रंप पर हमले हुए थे और अब ये तीसरा मौका है जब व्हाइट हाउस के बाहर गोलियां चली है और वो भी 20 राउंड। अब सवाल ये है कि आखिर ये घटनाएं बार बार क्यों हो रही हैं और डोनाल्ड ट्रंप किसके निशाने पर हैं? क्या इस हमले का ईरान जंग से कोई लेना देना है? जिस तरह से ईरान को लेकर हालात बने हुए हैं, क्या ये उसका गुस्सा है जो बार बार देखने को मिल रहा है? और इसके अलावा देखिए, तमाम बातें हैं। ये भी कहा जा रहा है, इस तरह की बातें भी सामने हैं कि क्या ये जो हमले हो रहे हैं ये किसी तरह का पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं है? इस तरह के सवाल भी लगातार उठाए जा रहे हैं। फिलहाल एक हमलावर मारा जा चुका है, दूसरा घायल है। पुलिस की तरफ से पूछताछ हो रही है और उसके बाद कुछ देर में शायद ये बात सामने आई कि आखिर ये हमला क्यों हुआ है। लेकिन जिस तरह से ये हमले की तस्वीरें सामने आई उससे पूरा अमेरिका एक बार फिर दहशत की गोद में है। देखिए, बड़ा सवाल ये भी उठता है कि 2 हमलावर व्हाइट हाउस के इतने करीब पहुंच जाते हैं, उनके पास बैग है, बैग में गन है, 20 राउंड से ज्यादा उन्होंने फायरिंग की। ऐसे में व्हाइट हाउस और ट्रंप की सुरक्षा को लेकर भी तमाम सवाल उठने लगे हैं कि आखिर ये हमलावर व्हाइट हाउस के इतने करीब कैसे पहुंच गए? क्या इनकी कोई चेकिंग नहीं हुई? और खासकर इन हालात में जब ईरान के साथ जो है वो इतना तनाव देखा जा रहा है। देखिए, जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप बेहद तनाव में चल रहे हैं। नवंबर में मिड टर्म पोल्स होने हैं, जिसमें बताया ये जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को जो है बड़ा झटका भी लग सकता है। अभी हाल ही में जो वोटिंग हुई कि ईरान के साथ युद्ध जारी रखने को लेकर, डोनाल्ड ट्रंप की शक्तियों को लेकर, उनके जो अधिकार हैं उनको लेकर जो वोटिंग हुई सीनेट में, उसमें देखा गया कि 3 उनकी पार्टी के सांसद जो है रिपब्लिकन्स, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ वोटिंग कर दी। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मिड टर्म पोल्स हार भी सकते हैं और इसको लेकर वो खासे तनाव में है। और देखिए, वो अपने सारे प्रोग्राम छोड़ के अचानक व्हाइट हाउस पहुंचे थे और बताया जा रहा है कि अपनी आर्मी के कमांडर्स के साथ उन्होंने बैठक की और उसके बीच में ही जो है ये हमला अचानक व्हाइट हाउस के बाहर हो जाता है और 20 राउंड गोलियां चल जाती हैं। यानी ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन पर बड़े सवालिया निशान भी लगाए जा रहे हैं। ऐसी जानकारियां सामने आई है कि पिछले 12 घंटे के आसपास अगर हम बात करें, अमेरिका के कई एयर बेसेस से B-2 बॉम्बर्स के मूवमेंट्स नोट किए जा रहे हैं। देखिए, खबर बेहद अहम है। B-2 बॉम्बर्स के मूवमेंट का नोटिस होना या उनके मूवमेंट की खबरें आना इस और इंडिकेशन है कि एक बार फिर जंग की तैयारी हो रही है। देखिए, जब पिछली बार 12 दिन की जंग हुई या फिर उसके बाद ये 40 दिनों की अभी जब जंग हुई, खासकर ये जो दूसरी जंग हुई, इस दौरान मैंने बार बार आपको ये बातें कही थी कि B-2 बॉम्बर्स का मूवमेंट पर सख्त नजर रखने की जरूरत है। अगर B-2 बॉम्बर्स के मूवमेंट्स होते हैं तो वो इस और इंडिकेशन होता है कि हमला हो सकता है कभी भी। और जो खुफिया सूत्रों से खबरें आ रही हैं, खासतौर पर चाइना और रशिया के जो सैटेलाइट्स चीजों को पकड़ते हैं और डिफेंस सर्कल में जो खबरें आती हैं उसके मुताबिक अमेरिका के B-2
B2 बॉम्बर्स के मूवमेंट फिर से नोटिस किए गए हैं और बंकर बस्टर बॉम्ब्स के साथ एक बार ये मूवमेंट है। इस तरह की खबरें हैं। देखिए जो खबरें हैं उसके मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दी हैं, अपने सारे प्रोग्राम्स कैंसिल कर दिए हैं और वो व्हाइट हाउस में वापस हैं। जितने बड़े सेना के अधिकारी हैं अमेरिका के, वो सब व्हाइट हाउस में मौजूद हैं। बड़ी मीटिंग्स का दौर चल रहा है और हर बात का कैलकुलेशन किया जा रहा है कि अगर ईरान पर फिर से हमला किया जाता है तो उसका क्या खामियाजा भी उठाना पड़ सकता है और किस स्ट्रैटेजी के साथ हमला किया जाए, किन टारगेट्स पर हमला किया जाए। यानी जिसे कहते हैं कि एक आखिरी जो प्लान होता है उस पर काम तेजी से हो रहा है और जो सोर्सेज बता रहे हैं कि किसी भी वक्त एक बार फिर हमला हो सकता है, जंग हो सकती है। देखिए जो खबरें हैं इस बीच एक बहुत अहम खबर है। डोनाल्ड ट्रंप के एक बेहद करीबी शख्स ने, एक उनके पॉलिटिकल एडवाइजर हैं, उन्होंने भी B2 बॉम्बर्स को लेकर कुछ संकेत दिए हैं। देखिए जो खबरें छप रही हैं उसके मुताबिक फ्रेश फियर्स ऑफ अ रिन्यूड यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट आर स्प्रेडिंग अक्रॉस द मिडिल ईस्ट आफ्टर डोनाल्ड ट्रंप ए डैन स्कैनविनो पोस्टेड क्रिप्टिक वीडियोज ऑफ अमेरिकाज डेडली B2 स्पिरिट बॉम्बर्स विथ नो कैप्शन और एक्सप्लेनेशन। देखिए ये जो डैन स्कैनविनो हैं ये डोनाल्ड ट्रंप के पॉलिटिकल एडवाइजर माने जाते हैं, बेहद करीबी हैं, व्हाइट हाउस के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ हैं और माना जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप के जो बड़े फैसले होते हैं उनमें इनकी अहम भूमिका होती है। इन्होंने B2 बॉम्बर के साथ एक पोस्ट डाला, उसमें कुछ नहीं लिखा, सिर्फ तस्वीर डाल रखी है जो बहुत गंभीरता से ली गई। देखिए क्या होता है जब आप वॉर कवर करते हैं या वॉर के बारे में वीडियोस बनाते हैं तो आपको कई सारी चीज़ों को एनालाइज करना पड़ता है कि जैसे फॉर एग्जांपल अली खामनेई साहब थे तो उनके जो कुछ करीबी लोग हैं उनकी वो एडवाइसेस हमेशा बेहद गंभीरता से लेते थे, चाहे अली लारिजानी साहब हों या दूसरे करीबी लोग हों, उनकी वो एडवाइसेस बड़ी गंभीरता से लेते थे। तो किसी भी लीडर के आसपास कौन उनके मिलिट्री एडवाइजर्स हैं, कौन उनके इकोनॉमिक एडवाइजर्स हैं, इनका बहुत महत्व होता है और जंग होगी या नहीं होगी इसमें उस डोनाल्ड ट्रंप के फैसले से ज़्यादा अहम है कि उनको एडवाइस करने वाले लोग क्या कह रहे हैं। अगर आप इस पे नजरें बनाए रखें तो आपको एग्जैक्ट एक आइडिया हो जाता है कि ये हमला होगा और कब तक होगा। तो ये एक बात है। तो देखिए ये इनका जो ये इशारा आया वो इस ओर बता रहा है फिर से कि एक बार फिर जंग हो सकती है। इसके अलावा देखिए मैं पहले अमेरिका की बातें कर रहा हूँ कि क्यों अमेरिका की इस समय क्या स्थिति है, अलग अलग मूवमेंट्स को लेकर उस पर नज़र रखना ज़रूरी है। अब्राहम लिंकन, मैंने आपको बताया अब्राहम लिंकन जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उस पर भाई बार बार लगातार तेज़ी से मूवमेंट हो रहे हैं। उसमें F-18 जो फाइटर जेट्स हैं वो, F-35 जेट्स हैं वो, उनकी बार बार मूवमेंट है, वो टेक ऑफ कर रहे हैं, प्रैक्टिस ड्रिल कर रहे हैं। अमेरिकन एयरफोर्स की, अमेरिकन नेवी की, अमेरिकन आर्मी की एक खास बात है, अगर आपने ये नोटिस किया हो तो जब भी वो कोई बड़ा अटैक करते हैं उसके पहले उनकी एक प्रैक्टिस जरूर होती है, एक आप ये कह लें एक ड्रिल छोटी सी जरूर करते हो। वो भले ऐसा ना हो कि वो आज ही हमला करें लेकिन एक वॉर प्रैक्टिस वो ज़रूर करते हैं। आप नोट करके रखिएगा, ये हमेशा की बात है। जब भी कोई बड़ा मूवमेंट होगा उसके पहले आप देखेंगे कि हलचल दिखाई देने लगेगी आपको, B2 बॉम्बर्स उड़ने की खबरें आने लगेंगी या फिर एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं उससे प्लेन्स टेक ऑफ करने लगेंगे या जो नेवी है उसकी एक मिनी एक्सरसाइज शुरू हो जाएगी। अब ये सब कुछ फिर वैसा ही हो रहा है जैसे कि इस बार की अभी जो जंग थी 40 दिन की सीज फायर के पहले, वो मूवमेंट हुए थे हॉर्मुज के आसपास, ओमान की खाड़ी के आसपास, अरब सागर में। ये सब मूवमेंट इस ओर इशारा कर रहे हैं कि एक बड़े हमले की तरफ मामला आगे बढ़ रहा है। अब बात करते हैं ईरान की तैयारियों की कि ईरान क्या करने जा रहा है। देखिए ईरान की तरफ से जो खबरें हैं, एक तो ये लगातार ये कोशिशें चल रही है, 5 अरब देश, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से कोई बातचीत का रास्ता निकल आए और युद्ध ना करना पड़े। इस तरह की कोशिश अरब देशों की है क्योंकि उनके ऊपर संकट है ईरान की मिसाइल्स का कि ईरान अगर हमला करेगा तो फिर क्या होगा। तो वो नहीं चाह रहे कि जंग हो और इसमें बड़ी अहम भूमिका जो है वो सऊदी की भी है। जो खबरें अब आ रही हैं उसके मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान नहीं चाहते कि किसी तरह का हमला ईरान पे हो। देखिए ये बड़ी डेवलपमेंट है, मैं पिछले 3-4 वीडियो में ये बात कह चुका हूं और ये बड़ी नोटिसेबल बात है। देखिए पहले ये माना जाता था, इस तरह की खबरें आती थी कि पूरे मिडिल ईस्ट में एक छोर पर सऊदी खड़ा हुआ है, एक छोर पर ईरान खड़ा हुआ है और दोनों को आपस में लड़ा के अमेरिका जो है वो हमेशा दोनों को लड़ाने की कोशिश करता है और यहाँ पे रिसोर्सेज पर कब्जा करने की कोशिश करता है। इस तरह के एक्सपर्ट्स अपनी राय देते थे। लेकिन
इस 40 दिन की जंग के बाद, ये जो दूसरे जंग हुई अभी 12 दिन की जंग के बाद, ये अभी इस वक्त की जो जंग हुई, इसके बाद से सऊदी के स्टैंड में खासा परिवर्तन आया। उसकी बड़ी वजह ये है, दो वजह है उसकी। पहली बात तो ये कि सऊदी को ये बात समझ में आ गई है कि भाई हमारी रक्षा करने के लिए तो ना अमेरिका आ सकता है और ना इजराइल हमें बचा सकता। बात नंबर एक। बात नंबर दो, मोहम्मद बिन सलमान अपना जो प्लान लेके चल रहे हैं 2030 का, इकोनॉमिकली जो है वो मजबूत बनाना है सऊदी को और एक बड़ा रोल प्ले करना चाहते हैं। वो प्लान पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा अगर ये जंग होती है। बात नंबर तीन, इजराइल और सऊदी के बीच में खासा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन देखा जा रहा है इस जंग को लेकर। जहां नेतन्याहू चाहते हैं कि हर कीमत पे जंग हो जाए, वहां मोहम्मद बिन सलमान इस बात को लेकर राजी नहीं है। वो इजराइल के इस बढ़ते प्रभाव से भी सहमत नहीं है। तो ऐसी स्थिति में एक बड़ा फंडामेंटल चेंज है ये कि सऊदी के आप स्टैंड्स देखिए, वो नहीं चाह रहा फिलहाल कि ईरान पर हमला किया जाए। तो 5 देशों की एक कोशिश है। जनरल मुनीर ने जो बात की नहीं की वो एक अलग बात है, वो आप अलग से देख सकते हैं। लेकिन देखिए, इस बीच में जो बड़ी खबर ये है कि ईरान ने अपने एयर स्पेस का कुछ हिस्सा बंद कर दिया है। ये वो हिस्सा है एयर स्पेस का जहां पर ईरान ये मान के चलता है कि यहां पर हमला होना तय है। अमेरिका के टारगेट्स लॉक हैं, वो सब जान रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करें, आप सब जान रहे हैं इस्फहान पर बड़ा हमला होने वाला है। इस्फहान, और उसके लिए तैयारी करिए जबरदस्त ईरान ने। स्पेस, एयर स्पेस का वो हिस्सा बंद है जहां से टॉमहॉक मिसाइल्स अंदर आ सकती हैं, F-35 जेट्स अंदर आ सकते हैं, वो स्पेस बंद किया गया है। इसके अलावा ईरान ने अपने नए टारगेट्स तय कर लिए हैं और ये बार बार बात ईरान की तरफ से कही जा रही है, आरजीसी की तरफ से कही गई, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची साहब की तरफ से कही गई, ईरान के जो नेता हैं अलग अलग, उनकी तरफ से, पॉलिटिकल लीडर्स की तरफ से बात कही गई कि हमने अपने टारगेट्स लॉक कर रखे हैं। अगर अमेरिका ने हमला किया तो इस बार बड़ा सरप्राइज मिलेगा। नए टारगेट्स पर हमला होगा। ये नए टारगेट से क्या मतलब है? देखिए, अभी तक था कि ईरान ने जो है वो 2-2.5-3 हज़ार की रेंज वाली मिसाइल्स फायर की, लेकिन अब ये माना जा रहा है कि ये मिसाइल्स यूरोप तक जा सकती है और अमेरिका के उन मिलिट्री बेसिस पर अटैक हो सकता है जो अब तक नहीं हुआ, जो अब तक निशाने पर नहीं आए। इसी को बार बार कहा जा रहा है ईरान की तरफ से कि हम सरप्राइज देंगे, नए निशाने पर हमले हो सकते हैं। एयर स्पेस बंद है। इसके अलावा आप देखिए, बाबल मंदेब को लेकर बड़ी खबर है। हूती की तरफ से बयान आया है, हूती के जो चीफ हैं उनकी तरफ से बयान आया है, अब्दुल मलिक अल हूती की तरफ से, कि अगर किसी भी तरह का कोई भी हमले की कोशिश हुई तो उसका नतीजा होगा फौरन बाबल मंदेब बंद कर दिया जाएगा। आप इसका मतलब समझ रहे हैं? हॉर्मुज बंद होने का मतलब है 20% पूरी दुनिया का ऑयल सप्लाई ऑलरेडी अफेक्टेड है और अगर बाबल मंदेब भी बंद होता है तो आप समझिए 10 से 12% और ऑयल सप्लाई रुक जाएगी। और वो यमन की जिस पोजीशन है, यमन में हूती जो है वो डायरेक्टली वहाँ इंटरवेंशन करके उसको बंद कर देगा ईरान के एक कहने पर। उसका नतीजा ये होगा कि 12% और ऑयल सप्लाई रुकती है, यानी टोटल 32% ऑयल सप्लाई रुकने के बाद तेल की कीमतों में आग लग जाएगी। और उसको कैसे हैंडल किया जाएगा? देखिए, यही वजह है यमन के आसपास भी अमेरिकन जेट्स का मूवमेंट देखा जा रहा है। अमेरिका भी इस बात को समझ रहा है कि अगर बाबल मंदेब बंद हुआ तो कैसे काउंटर किया जाए, इसकी तैयारी भी अमेरिका की तरफ से शुरू हो गई है। और बाबल मंदेब के आसपास भी अमेरिकन शिप्स देखे जा सकते हैं, अमेरिका के वॉर जेट्स देखे जा सकते हैं। इसीलिए भी हूती जो है वो ज़्यादा एग्रेसिव हो गया है अमेरिका को लेके। इसके अलावा देखिए, बड़ी खबर जो है, हॉर्मुज में ज़बरदस्त तनाव है। हालात ये है, आमने सामने खड़े हुए हैं ईरान की बोट्स, ईरान के जहाज़ और अमेरिका के जहाज़, और बिल्कुल कम डिस्टेंस पे। और हालात ये है कि वहाँ से एक एक जहाज़ निकलना जो है वो इतना मुश्किल हो जा रहा है कि दोनों देश उस पर जो है वो नज़रें गड़ाए बैठे हैं कि ये जहाज़ किसका आ रहा है और कैसे निकलेगा। यानी हॉर्मुज में, और कई खबरें ऐसी हैं हॉर्मुज से लगातार फायरिंग हो रही है। हॉर्मुज में कई खबरें सामने नहीं भी आ रही है। कल केशम आइलैंड पर फिर से धमाका हुआ है। पूरे जितने आइलैंड्स हैं, चाहे केशम हो, अबू मूसा आइलैंड हो, खार्ग आइलैंड हो, इन सब आइलैंड्स पे लगातार ड्रोन मूवमेंट्स हैं और लगातार धमाके हो रहे हैं। ये कोशिश है ईरान के डिफेंस सिस्टम के मिसाइल्स को लोकेट करने के लिए। देखिए, कोई भी जब डिफेंस सिस्टम लगता है, चाहे वो रशिया ने दिया हो, चाइना ने दिया हो, उस डिफेंस सिस्टम को रीलोकेट करने में हमेशा टाइम लगता है। उसमें वो वक्त लेता है रीलोकेट करने में। यानी आपने एक बार लगा दिया तो लगा दिया, फिर वो मूवमेंट करने में थोड़ा वक्त लेता है। तो हमेशा हमले के पहले
अमेरिका की तरफ से इस तरह से ड्रोन्स भेजे जाते हैं, और अगर ईरान के पास कोई चारा नहीं है, उसको गिराना ही है, वो ड्रोन स्ट्राइक तो होने नहीं देगा, उसको गिराना ही है, तो वो जब उसको काउंटर अटैक करता है तो उसकी लोकेशंस मिलती है। अब ईरान इस बात की चिंता भी नहीं कर रहा, वो रिवील कर दे रहा है कि डिफेंस सिस्टम तेजी से मजबूत हुआ है। बल्कि जो खबरें आई हैं उसके मुताबिक ईरान ने इस सीज फायर के बीच में बहुत तेजी से अपने आप को मजबूत किया है। हर मामले में बताया जा रहा है जितने समय सीज फायर रहा, इसके बीच बीच में ही करीब 20,000 से ज़्यादा नए ड्रोन्स बना दिए गए हैं, नए एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ। मिसाइल्स की बात मैं अलग वीडियो में करूंगा, उसमें कई सनसनीखेज खुलासे ईरान की मिसाइल्स को लेकर। ड्रोन्स की बात की जाए, 15 से 20,000 नए ड्रोन वो इस सीज फायर के दौरान बना दिए गए। अब आप समझिए कि कितनी तेज़ी से प्रोडक्शन जो है वो लगातार हो रहा है। इसके अलावा आप देखें कि एक बेहद अहम खबर है, कल हालांकि मैं इसको कवर नहीं कर पाया, लेकिन आप इसको समझिए, इस पे नज़र बनाए रखिए। अमेरिका में न्यूयॉर्क में एक शिपयार्ड में जोरदार धमाका होता है। उस धमाके में एक व्यक्ति की मौत हो गई, 36 लोग घायल हो जाते हैं, और बड़ा ही जोरदार धमाका था वो। और उसके बाद वहाँ अफरा तफरी मच गई पूरे न्यूयॉर्क में, और बड़ी मशक्क़त के बाद वो आग वाग बुझाई गई और वहाँ जाके जो है वो एक्शन लिया गया। अब आप जरा इस बात पर नज़र रखें, ये धमाका मिस्टीरियस तरीके से हुआ, कैसे हुआ कोई नहीं जानता। अब ये चौथा मौका है पिछले 1 से 1.5 महीने के अंदर। अमेरिका की 3 रिफाइनरीज में 3 अलग अलग शहरों में बड़े रहस्यमय तरीके से ऑयल रिफाइनरीज में धमाके हो चुके हैं, और ये चौथा एक शिपयार्ड में ये धमाका हुआ है, वो भी जिसका कोई और छोर पता नहीं है कि ये धमाका कैसे हुआ। अब आप समझ जाइए, इसमें आप कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, अमेरिका खुद बोलेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इसके अलावा एक और अहम खबर है, तुलसी गबार्ड ने जो इस्तीफ़ा दिया, डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड डोनाल्ड ट्रंप की करीबी रही है, और उनका जिस तरह से इस्तीफ़ा है, और शायद 30 जून उनका लास्ट डे होगा सर्विंग का, इस तरह की खबर है। उनके कई करीबियों ने भी इस्तीफ़ा दे दिया था। उसके बाद अब जो बात कही जा रही है वो बड़ी हैरान करने वाली बात है, और ये जोर इशारा कर रही है कि अमेरिका के एडमिनिस्ट्रेशन में एक बड़ी बगावत शुरू हो चुकी है ईरान को लेकर। यह अंदेशा जताया जा रहा है कि तुलसी गबार्ड कई नेशनल मुद्दों को लेकर बड़े खुलासे कर सकती हैं, और वो डोनाल्ड ट्रंप सरकार के बारे में कई ऐसी चीजें बता सकती हैं जो शायद पूरे अमेरिका में एक सनसनी फैला दे। देखिए, तुलसी गबार्ड, अब आप जब यूएस डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस हैं तो उनके पास हर चीज़ की जानकारी है, ईरान से लेकर डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं हर बात की जानकारी है। और ऐसे समय में अगर वो इस्तीफ़ा देती हैं और इस बात को लेकर कि भाई उनकी बात नहीं बन रही है डोनाल्ड ट्रंप से, तो आप देखिए उन्होंने चाहे हवाना सिंड्रोम हो, कोविड-19 पैंडमिक से लेके 2020 का जो यूएस प्रेसिडेंट इलेक्शन था, वहाँ से वेपनाइजेशन ऑफ फंडामेंट जो फेडरल गवर्नमेंट है, ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिनके बारे में उनको बड़ी सारी जानकारियाँ हैं, और ईरान को लेकर तो बड़े एक्सक्लूसिव खुलासे कर सकती हैं वो। तो अब सबकी नज़रें इस बात में है कि क्या तुलसी गबार्ड किसी तरह का कोई बड़ा खुलासा करेंगी, क्या वो डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट भी जा सकती हैं। इस तरह के तमाम चर्चाएं हैं सोशल मीडिया में, लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा इसको लेके। लेकिन बात हमने जहाँ से शुरू की थी, देखिए हकीकत ये है, बातचीत वाली बात जो होती रहे, बातचीत आगे बढ़ रही है, अब बातचीत अच्छी हुई, अब बातचीत कैंसिल हो गई, अब जो है कोई बात नहीं होगी, ऐसे तमाम वर्जन्स हम देख रहे हैं बड़े लंबे समय से, जो कि बार बार सामने आ रहे हैं। लेकिन एक आखिरी कंक्लूजन ये है, ईरान की 9 करोड़ जनता ने ये साफ ऐलान कर दिया है कि हम किसी कीमत पर अपना यूरेनियम नहीं देंगे, जिसको जो करना है वो कर ले। ये ईरान के 9 करोड़ लोगों का ऐलान है, और हर रात वहाँ पर ऐलान होता है और लाखों लोग सड़कों पर जमा होते हैं। कल वहाँ नारे लग रहे थे कि राक्षसों दूर रहो, जो हिंदी वर्जन में उसको कम ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ, फारसी में नारे लग रहे थे। ईरान की जनता ये नारे लगा रही थी सड़कों पर कि राक्षस दूर रहें ईरान से, इस तरह के नारे लग रहे थे। बेहद गुस्से में हैं ईरान के लोग, बेहद ज़्यादा। और मुस्तफा खामेनी साहब ने, ईरान के सुप्रीम लीडर ने साफ कह दिया है, यूरेनियम तो बाहर नहीं जाएगा, परमाणु मुद्दे पे हमारी कोई बात नहीं होगी। अब बाकी आप देख लीजिए, डील करना नहीं करना, हम तो जो है वो जब तक आप युद्ध नहीं रोकेंगे, परमानेंटली नहीं रोकेंगे, तब तक बात आगे नहीं बढ़ेगी। और वो 5 अरब देश बनाने में जुटे हैं, पाकिस्तान बनाने में जुटा, तमाम कोशिशें करके देख ली, ईरान ना झुका था और ना झुकेगा। जंग की बड़ी तैयारी हो रही है। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाऊंगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच।